नमस्ते। आज से एक नए विषय को शुरुआत करेंगे कुष्ठ के बारे में। कुष्ठ व्याधि संप्राप्ति वैविध्य तथा चिकित्सा। कुष्ठ के बारे में कहा जाता है कुष्ठम दीर्घ रोगाणाम। दीर्घ रोगाणाम इसका मतलब जो दीर्घ काल तक बना रहता है। कुष्ठ के बारे में सूत्र आता है चरक संहिता में कि म्रियते यदि कुष्ठेन पुनर्जाते पे उच्यते। अगर कुष्ठ से मृत्यु भी हो गई या कुष्ठ जब व्यक्ति को रहता है और उसकी मृत्यु हो गई, फिर भी अगले जन्म में भी कुष्ठ आता है, उतनी इसकी परंपरा बनी रहती है। कुष्ठ की अगर हम परिभाषा देखें तो कुष्णाति वपुः ऐसा कहा गया है। कुष्णाति त्वचा नहीं, कुष्णाति वपुः। वपु का मतलब है शरीर। तस्मात एक लीजन दिखा आपको तो भी संपूर्ण शरीर का एंटिसिपेशन उसमें आना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि अभी तो एक छोटा सा पैच दिख रहा है, लेकिन इसकी संप्राप्ति की घटना जो है वो बहुत दीर्घ काल तक बनी रही है और संपूर्ण शरीर का एंटिसिपेशन उसमें आना चाहिए। अगर इसकी चिकित्सा, इस लीजन की चिकित्सा नहीं की गई तो इट हैज़ दैट पावर, इट हैज़ दैट मैग्नीट्यूड टू कुष्णाति वपुः। संपूर्ण शरीर का नाश करने की या संपूर्ण शरीर पर वो पैचेस आने की या कुष्ठ की संप्राप्ति का फैलाव होने की संभावना रहती है। इसलिए दीर्घ कारण परंपरा। दीर्घ कारण परंपरा मतलब जैसे कि प्रतिशय, आप बारिश में भीगे और प्रतिशय हो गया, एकदम लघु कारण परंपरा है। लेकिन इस तरह का कुष्ठ में कभी नहीं होता कि कुछ आपने गलत कर दिया, कुछ विरुद्ध आसन किया और इमीडिएटली कुष्ठ आपको उत्पन्न हुआ। ऐसा कभी नहीं होता है। इसकी कारण परंपरा भी दीर्घ काल तक बनी रहती है। इसका सेवन, इसकी सेवा की, इसका जो कुष्ठ के निदान में जो पॉइंट्स आते हैं, जो कारण बताए गए हैं, उनका दीर्घ काल तक सेवन होना, यही कुष्ठ जनित जन्य दोष प्रकोप बनाना, सप्त धातु संग्रह को दूषित करना और आगे जाके कुष्ठ की संप्राप्ति उससे होना, यह संभव होता है। इमीडिएटली कुष्ठ का हेतु सेवन किया और तुरंत कुष्ठ हो गया, ऐसे कभी नहीं होता। तो दीर्घ कारण परंपरा इसमें रहती है। दीर्घकालीन संप्राप्ति रहती है। संप्राप्ति भी दीर्घ काल तक बनती जाती है और एक बार जो बनती है तब उसकी चिरस्थिति रहती है। आपने कितना भी कोशिश की कि इमीडिएटली ये कम हो जाए, ये पैच आया हुआ है तो ये जाए, तो ऐसा नहीं होता। हाँ, भले ही आप कुछ स्टेरॉइड्स वगैरह लगा के उसको निकाल दे, लेकिन कुष्ठ की संप्राप्ति जो अंदर घटना उसकी हुई होती है तो उससे वह बाहर का पैच चला जाएगा, फिर से वह बन जाएगा। इस तरह से होता है, उसकी चिरस्थिति रहती है। जब दोषों को नॉर्मल किया जाए, समस्थिति में लाया जाए, उसी के बाद उसका उपशय मिलना चालू हो जाता है। इसलिए दीर्घ कारण परंपरा, दीर्घकालीन संप्राप्ति और उसकी चिरस्थिति, यह कुष्ठ का वैशिष्ट्य है। फिर हम सबको पता है कि सप्तको द्रव्य संग्रह, कुष्ठ में जो भाग, कुष्ठ की संप्राप्ति में जो पार्टिसिपेट करने वाले जो द्रव्य है शरीर के, वह सप्त, स्पेसिफिकली सप्त बताए गए हैं। सप्त द्रव्याणि कुष्ठानां प्रकृतिर्विकृतिम आपन्नानि भवन्ति। वह कौन से हैं? त्रयोदोषः, वात पित्त श्लेष्माणः। उसके बारे में कहा गया है प्रकोपण विकृतः। ये 3 दोष जो कुष्ठ की संप्राप्ति में पार्टिसिपेट करते हैं वह प्रकोपण विकृतः होते हैं। इसका मतलब चक्रपाणी लिखते हैं कि कुष्ठ निदान प्रकोपण विकृतः। इन तीनों दोषों की अपने स्वयं के हेतुओं से दुष्टि नहीं होती। कुष्ठ में जो निदान आए हुए हैं, कुष्ठ में जो हेतु आए हुए हैं, उनसे इन दोषों का प्रकोप होता है। कुष्ठ निदान प्रकोपण विकृतः, यह अपने स्वतंत्र कारणों से वात प्रकोपित हुआ, स्वतंत्र कारणों से पित्त प्रकोपित हुआ, ऐसा नहीं होता है। कुष्ठ का निदान जो बताए गए हैं, कुष्ठ के स्पेसिफिक हेतु जो बताए गए हैं, उनके प्रकोप, उनकी वजह से प्रकोप हुए दोष, यह इसका अर्थ लेना चाहिए। दूषाश्च शरीर धातवः त्वक् मांस शोणित लसिकाः चतुर्धाः दोषोपघात विकृतः। अब ये तीनों दोष
जो विकृत हुए हैं, प्रकोपित हुए हैं, ये इन 4 धातुओं की दृष्टि पहले करते हैं। कौन सी? तो त्वचा, मांस, शोणित और लसिका, इन चारों की दृष्टि करते हैं। एतत् सप्तानाम सप्त धातुकम एवंगतम आजननम कुष्ठानाम। एवंगतम का मतलब चक्रपाणी लिखते हैं कि उक्त क्रमेण विकृति, तीनों दोषों का प्रकोप हो गया और इस क्रम से इन दोषों की विकृति, इन धातुओं की विकृति होती है और कुष्ठ का जनन होता है, कुष्ठ का निर्माण होता है। अतः प्रभवाणी अभिनिर्वर्तमानानि केवलम शरीरम उपतपन्ति। तो यह जो सप्त धातु संग्रह है, यह कुष्ठ का प्रभाव करता है, कुष्ठ का निर्माण करता है और केवलम शरीरम, इसका मतलब संपूर्ण शरीर को उपतपन्ति, विकृत करता है। तो कुष्ठ की प्रथमोत्पत्ति होने के लिए या कुष्ठ की संप्राप्ति का घटन होने के लिए इन सातों की दृष्टि नियमतः आवश्यक है। इनमें से सिर्फ त्वक दृष्टि हो गई तो वह कुष्ठ नहीं कहलाएगा। हाँ, जैसे कि दीर्घ कारण परंपरा कभी कभी नहीं होती, आपको थोड़ा सा कुछ आगंतुज हेतुओं से कुछ पैच आ गया और वो तुरंत ठीक हो गया, तो उसमें सप्त धातुओं की दृष्टि नियमतः आवश्यक नहीं है। जो सिर्फ त्वक दृष्टि है, इसमें से हमें यह जो कुछ आगंतुज हेतु से या शॉर्ट टर्म हेतुओं से होने वाली त्वक दृष्टि को एक्सक्लूड करना चाहिए। जैसे कि क्योंकि त्वचा पर कुछ भी लीजन आ जाए, कुछ भी पीटिका आ जाए, तो हम उसको क्षुद्र कुष्ठ के अंदर डालते हैं व्यवहारतः, लेकिन वह हर एक बार कुष्ठ की संपूर्ण संप्राप्ति घटित होने के बाद हुआ वह त्वचा रोग नहीं रहता। कई बार ऐसे होता है कि छोटा सा पिंपल आ गया या किसी मच्छर ने काट दिया, कोई दंश हो गया और त्वचा में दुष्टि आ गई, और अगर खरोच आ गई और उससे त्वचा में दुष्टि आ गई, यह तत्कालीन हेतु है, तो वह इमीडिएटली कुछ दिनों में या उसकी कुछ चिकित्सा करने के बाद वो उसको उपशय मिल सकता है। वह कुष्ठ नहीं है, वह त्वक दुष्टि है, एक सामान्य शॉर्टकालीन या छोटे समय के लिए हुई वाली वह त्वक दुष्टि है। लेकिन जब कुष्ठ यह निदान आप करते हो तो उसका निर्माण होने के लिए इन 7 धातुओं की दृष्टि नियमतः आवश्यक है। एक दोष कम हुआ, एक दोष ज्यादा हुआ, ऐसे हो सकता है, लेकिन इन सातों की दृष्टि आवश्यक है। सो दैट इज वन इम्पोर्टेंट पॉइंट टू रिमेम्बर। और इसके बाद में एक बार यह कुष्ठ जनन हो गया तो काल प्रकर्ष से अन्य धातुगतत्व उसमें आ जाएगा, जैसे रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा, शुक्र, वो क्रमेण गंभीर संप्राप्ति हो जाएगी। सप्त धातुगत कुष्ठ भी होना संभव है, लेकिन वह आगे की बात है। पहले संप्राप्ति का प्रथम उद्भव होने के लिए इन सातों की दृष्टि आवश्यक है। फिर त्रिदोषत्व, यह दिस इज वन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेम्बर। सर्वाणि कुष्ठानि सवातानि सपित्तानि सश्लेष्मणि सकृमीणि च भवन्ति उत्सन्नस्तु दोषग्रहणम अभिभवात्। सर्व प्रकार के कुष्ठ, संपूर्ण प्रकार के कुष्ठ जो होते हैं वह त्रिदोषज ही होते हैं। सवातानि सपित्तानि सश्लेष्मणि सकृमीणि च भवन्ति, क्योंकि जहाँ क्लेद होता है वहाँ आपको दिखे या न दिखे कृमि होते ही है। सो कुष्ठ में तो क्लेद का संभव अनिवार्य है, तो कृमि इनकी संप्राप्ति में उनका रोल होता ही है। तो सर्व प्रकार के कुष्ठ सवातानि सपित्तानि सश्लेष्मणि सकृमीणि च भवन्ति उत्सन्नस्तु दोषग्रहणम अभिभवात्। आप जाकर अगर कृमि के हेतु देखें तो उसमें आपको कुष्ठ के हेतु भी नजर आएंगे। वो सेम टू सेम हेतु आपको वहाँ पे स्पेसिफिकली रक्तज कृमि तो के हेतु जो है वो तो कंप्लीटली कुष्ठ के समान होते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट सवातानि सपित्तानि सश्लेष्मणि सकृमीणि च भवन्ति उत्सन्नस्तु दोषग्रहणम अभिभवात्। जो उत्कट दोष होता है उसका हम ग्रहण करते हैं, और इसलिए कहते हैं कि कफज कुष्ठ, कफ पित्तज कुष्ठ या वातज कुष्ठ, वात पित्तज कुष्ठ, इस तरह से हम नामकरण करते हैं। तो यह उत्कट दोषों का ग्रहण करते हैं जिनका लक्षण दिखता है, जिनका संप्राप्ति में ज्यादा सहयोग होता है,
जिनके लक्षण दिखते हैं उनका नाम हम निदान के तौर पर लेते हैं और इतर दोषों का अभिभव हो जाता है। लेकिन कुष्ठ त्रिदोषज ही है। सर्वेषु अपि त्रिदोषेषु व्यपदेशो अधिकस्तवतः। व्यपदेश हम किसका करते हैं? जो अधिक मात्रा में है, जिसके लक्षण अधिक दिख रहे हैं, उसका हम व्यपदेश करते हैं। मतलब उसको वी कॉल दैट कुष्ठ अकॉर्डिंग टू दैट स्पेसिफिक नेम। जैसे कि मंडल की तरह दिख रहा है तो कफ प्राधान्य देखो, क्योंकि ग्रंथ में बताया गया है कि मंडल कुष्ठ यह कफ के कारण होता है। तो मंडल कुष्ठ आपको दिख रहा है, मंडलाकार उसकी आकृति दिख रही है, तो डेफिनेटली यू सी दैट देयर आर कफ सिम्टम्स। वहाँ पे कंडू होता है, वहाँ पे स्राव होता है, खुजली होती है, वहाँ पे उत्सन्नता होती है, कफ के लक्षण क्लिन्नत्व आपको दिखता है। तो कफ प्राधान्य देखो, अगर आपको मंडल की तरह वह दिख रहा है, कापाल की तरह दिख रहा है, कापाल खरपर एकदम रुक्ष शुष्क हुआ कुष्ठ, यह वात के कारण ही होता है। वात प्राधान्य देखो, चर्मदल की तरह दिख रहा है, एक कुष्ठ की तरह दिख रहा है तो वात श्लेष्म जानो। यह ग्रंथ में जो बताए गए हैं तो यह आकार प्रायः इस दोष की वजह से आता है। कापाल की तरह कुष्ठ तब दिखता है जब उसमें बहुत ज्यादा वात प्राधान्य हो जाता है। मंडल की तरह आकृति होती है तब बहुत ज्यादा कफ का प्राधान्य उसमें रहता है। तो यहाँ आकृति से या स्वरूप से दोष प्राधान्य हम जान सकते हैं। मंडल की तरह दिख रहा है इसका मतलब कफ दोष है और गो फॉर वमन चिकित्सा, गो फॉर कफ चिकित्सा। एकदम रुक्ष कापाल की तरह दिख रहा है, डायरेक्टली आकृति से या उसके स्वरूप से आप जानिए उसमें वात दोष का प्राधान्य है एंड गो फॉर वात चिकित्सा, स्नेहपान चिकित्सा। इस तरह से आप उसको जान सकते हैं। देन कुष्ठ में अंशांश विकल्पना बहुत ज्यादा होती है। इतने वेरिएशंस बाकी किसी व्याधि में मिलेंगे नहीं आपको। अलग अलग वेरिएशंस मिलते हैं संप्राप्ति में, अलग, इसलिए बहुत ज्यादा अंशांश कल्पना इसमें पाई जाती है। इसलिए कहते हैं कि विकल्प संप्राप्ति का कुष्ठ एक सबसे बेहतरीन उदाहरण है। विकल्प संप्राप्ति आपको जाननी हो तो आप कुष्ठ पढ़ो या कुष्ठ के पेशेंट्स देखो, आपको विकल्प संप्राप्ति ध्यान में आ जाएगी। और यह विशिष्ट नामकरण करते वक्त कुछ विशिष्ट दोष और चिकित्सा विशिष्ट रहती है। जैसे अभी हमने देखा कि अगर हमें दिखता है कि यह कापाल कुष्ठ है तो हम वात दोष ऐसा जान सकते हैं और डायरेक्टली उसको स्नेहपान आरंभ कर सकते हैं। सो दैट इज मंडल, हस्तिचर्म, यह स्वरूप से नाम है। फिर सूत्र आता है न च किंचिद अस्ति कुष्ठम एक दोष प्रकोप निमित्तम। कुष्ठम त्रिदोषजम कहा गया है और फिर बाद में कहते हैं कि एक दोष प्रकोप निमित्त कोई कुष्ठ नहीं होता। मतलब यह सप्तको द्रव्य न कि सिर्फ 3 दोष बल्कि यह 4 धातु भी, यह 7 द्रव्यों की नियमतः दृष्टि आवश्यक है। समान प्रकृति नाम अपि कुष्ठानाम दोषांशांश विकल्प अनुबंध स्थान विभागेन वेदना वर्ण संस्थान प्रभावानाम। समान प्रकृति नाम अपि कुष्ठानाम, कुष्ठ की प्रकृति आपको समान दिखे भी फिर भी दोषों की अंशांश कल्पना, उनकी विकल्प संप्राप्ति, दोषों के अनुबंध, वह कहाँ घटित हुई है संप्राप्ति, स्थान कौन सा है, इसके विभाग से उसमें होने वाली वेदना, वर्ण, संस्थान, प्रभाव, इन सब का अलग अलग एक अलगीकरण या विलगीकरण होता है या डिफरेंशिएशन होता है। और इस तरह से इस जो अलग अलग दोष अंशांश कल्पना की तरह से जो इनके डिविजन्स होते हैं वह इन्यूमरेबल हो सकते हैं। इसलिए कहा गया है सप्तविधो अष्टादश विधो अपरिसंख्येय विधो वा भवति। 7 सप्तविध जो कुष्ठ बताए गए हैं महाकुष्ठ, वो सप्तकुष्ठ, अष्टादश कुष्ठ, क्षुद्र कुष्ठ को 11 क्षुद्र कुष्ठ ऐड करके जो अष्टादश 7 और 11 ऐसा लिस्टिंग अष्टादश कुष्ठ में बताया है, या फिर अपरिसंख्येय विकल्प संप्राप्ति की वजह से
अंशांश कल्पना अगर देखी जाए तो उस तरीके से अपरिसंख्येय कुष्ठ भी हो सकते हैं। वेदना विशेष यह दोष दूष्य रूप स्थान विभागेन वेदना विशेषो। जैसे कि कापालम तोद बहुलम, कापाल कुष्ठ में तोद ज्यादा रहता है, तुदितम एवं वेदना ज्यादा रहती है। जैसे कि तुद तुद मतलब टोचना, इस तरह की वेदना वात की एक स्पेसिफिक वेदना विशेष है ये, उस तरह की वेदना कापाल कुष्ठ में रहती है। सो वर्ण विशेष से अगर देखा जाए, यत काकणंतिका वर्ण काकणकः, काकणंतिका गुंजा के समान वर्ण वाला जो कुष्ठ होता है उसको काकणक कहते हैं। तो ये जो नाम है वह उसके स्वरूप के आधार पर, वर्ण विशेष के आधार पर या उसकी आकृति के आधार पर दिए गए नाम हैं। संस्थान के आधार पर, प्रभाव के आधार पर, इस तरह से दिए गए वह नामकरण है। कुष्ठ के बारे में सूत्र आता है चरक निदान में, दोषा ही विकल्पनैः विकल्प्यमाना विकल्पयन्ति विकारान। इतना ज्यादा संप्राप्ति वैविध्य रहता है, इतने डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आप, इतनी तरह की संप्राप्ति या इतनी तरह के आपको वेरिएशंस उसमें नजर आते हैं। तो उसका कारण क्या होता है? दोषा ही विकल्पनैः विकल्प्यमाना। विकल्पनैः मतलब भिन्न भिन्न कारणों के भेद से, भिन्न भिन्न कारणों की वजह से। विकल्प्यमाना भिद्यमाना, उनका डिवीजन अलग अलग, इस कारण से प्रकुपित हुए दोष, इस कारण से प्रकुपित हुए दोष, इस तरह से विकल्पनैः विकल्प्यमाना विकल्पयन्ति, विकल्पयन्ति भेदयन्ति, उसके अनेकों प्रकार के भेद होते हैं। इसलिए सूत्र आता है कुष्ठ विषय चरक चिकित्सा 7 में, जो चिकित्सा का अध्याय है कुष्ठ चिकित्सा का, उसमें आता है कुष्ठ विशेषैः दोषाः दोष विशेषैः पुनश्च कुष्ठानि। कुष्ठ विशेषैः दोषाः मतलब कुष्ठ विशेष से आप दोष जानिए। जैसे कि कापाल कुष्ठ है तो आप डायरेक्टली दोष जानिए कि यह वात, यहाँ पे वात दोष है। या फिर दोष विशेषैः पुनश्च कुष्ठानि, या अगर आपको यहाँ पे वात के लक्षण ज्यादा है, वातोत्तरम तस्मात् कापाल कुष्ठ, वात का प्राधान्य तोदवत वेदना है, यह वात का प्राधान्य वाला कुष्ठ है, तो यू कैन नेम इट एज कापाल। ज्ञायते तैः हेतुः हेतुः तांश्च प्रकाशयति। ज्ञायते तैः हेतुः, तैः हेतुः ज्ञायते, उनसे आपको हेतु का ज्ञान होगा। जिस तरह का कुष्ठ का आविर्भाव हुआ है, प्रभव हुआ है, उससे आपको हेतु का ज्ञान होगा। जैसे कि वातज अगर कुष्ठ है, देन you can understand that रुक्ष विरुद्ध अशन would be the reason behind it। और हेतु तांश्च प्रकाशयति, और अगर रुक्षासन करने वाला है, अगर आप हिस्ट्री लेते हो और उसमें आपको वात के हेतु मिलते हैं, रुक्ष आहार मिलता है, रुक्ष विहार मिलता है, देन यू कैन एंटिसिपेट दैट यह वातज कुष्ठ है। सो कुष्ठ विशेषैः दोषाः दोष विशेषैः पुनश्च कुष्ठानि ज्ञायते तैः हेतुः हेतुः तांश्च प्रकाशयति। यही सूत्र को इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में दिया है। कुष्ठ विशेषैः दोषाणां ज्ञानम और दोष विशेषैः कुष्ठानि ज्ञायन्ते, इस तरह से। अभी यह कुछ फोटोज है जिसमें कुष्ठ के वर्ण किस प्रकार होते हैं या आकृति भेद से कुछ अलग अलग कुष्ठ के फोटोज बताए गए हैं। जब आरक्त वर्ण होता है तो इस तरह का कुष्ठ दिखता है। अरुण वर्ण, यह अरुण वर्ण का कुष्ठ है। यह कृष्ण वर्ण का कुष्ठ है। यह श्वेत वर्ण का कुष्ठ है, यह श्वित्र का ही केस है। शाव वर्ण, ताम्र वर्ण, यह ताम्र वर्ण है। यह स्निग्ध कुष्ठ है। स्निग्ध और रुक्ष, इस दो प्रकार के कुष्ठ होते हैं। यह स्निग्ध है, यह रुक्ष है। यहाँ पे रुक्षत्व दिखाया गया है, रुक्षादि अलग अलग। तो यह डिफरेंट पॉइंट्स यू कैन अंडरस्टैंड। यह कापाल कुष्ठ, कापाल की तरह रुक्ष शुष्क ऐसी त्वचा आपको दिखेगी, खरपर की तरह। यह एक कुष्ठ है। श्वित्र,
तो इस तरह से यहाँ पे कुछ फोटोज दिखाए गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुष्ठ की अलग अलग संप्राप्ति वैविध्य देखेंगे। एंड टिल देन थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में कुष्ठ की अलग अलग संप्राप्तियाँ कैसी घटित होती है और उसका कुछ थियोरेटिकल पार्ट हम लेंगे और उसके आगे फिर कुछ पेशेंट्स के तो मतलब एग्जाम्पल्स लेकर उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू वेरी मच।